Hello students, today we are discuss our chapter number 13, okay, and the name of this chapter is धातु एवं अधातु. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर आपका लेवाजियर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का धातु और अधातुओं में वर्गीकरण किया था, उन्हें अलग अलग किया था. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं धातुएं क्या होती हैं. तो ज्ञात सभी तत्वों में लगभग 80% धातुएं हैं. धातु सामान्यतः वे तत्व होते हैं जो प्राय कठोर, धात्विक चमक वाले और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, ठीक है, तन्यशील मतलब खींचकर तारे बनाए योग्य और अघत वर्ध्य मतलब पीटकर चादरें तथा वर्ग बनाने योग्य होते हैं. लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, शीशे जैसे सभी तत्व जो हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं. ठीक है, धातु जब अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करती है तो वे अपने संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति दर्शाती है. धातुओं के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः स्थायित्व की यह अवस्था जो है वो संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से ही प्राप्त होती है. ठीक है, उदाहरण क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित आयन बनाते हैं. ठीक है, जबकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 घन आवेशित आयन बनाते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार एल्युमिनियम जो है वो अपने संयोजकता कोश में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है और एक घन आयन जो है वो बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अधातुएं. तो अधातुएं क्या हैं? देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्व जो हैं वो धातुएं जिनसे जितने कठोर नहीं होते वे चमकहीन होते हैं तथा ऊष्मा और विद्युत के रोधी होते हैं. ना तो पीटकर उनकी चादरें बनाई जाती हैं, ना ही इनके तारे खींची जा सकती है. इन्हें ही हम अधातुएं कहते हैं. अधातु जब अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करती है तो वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है. ठीक है, धातु जो होते हैं वो देते भी हैं और लेते भी हैं. जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें अधातु आप बोलते हैं. अधातुओं के संयोजकता कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अपना तक पूरा करके स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अधिक सरल होते हैं. मतलब ये देते नहीं है अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये बाकियों से लेते हैं. ठीक है, उदाहरण है नाइट्रोजन परमाणु के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए वह 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन का ऋण जो है वो आयन बन जाता है. इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु जो आपका परमाणु है वो संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या बनाते हैं? आपका ऑक्साइड ऋण आयन बना देते हैं. ठीक है, परंतु जो क्लोरीन परमाणु के संयोजकता है वो कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड ऋण आयन जो है वो बन जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है धातुओं के मुख्य भौतिक गुण क्या है. तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं. ठीक है, मतलब इनकी कठोरता है. तो देखिए, सामान्यतः धातुएं जो है वो कठोर प्रवृत्ति की होती हैं. ठीक है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि धातुएं जो है अधिक कठोर होती हैं तथा इन्हें जो है सरलता से काटा नहीं जा सकता. इसके विपरीत जो सोडियम, पोटेशियम धातुएं हैं ये नरम होते हैं और इन्हें बहुत आसानी से काटा जा सकता है. क्लियर? नेक्स्ट है धात्विक चमक. तो ताजी कटी हुई धातुओं में दिखाई देने वाली चमक जो है वो धात्विक चमक कहलाती है. आपने इसी गुण के कारण सोना, चांदी जैसी धातुएं आभूषण और चमकीली सजावटी वस्तुओं बनाने में काम आती हैं. ठीक है, धातुओं के इसी गुण का जो उपयोग है वो दर्पणों की परावर्तक सतह बनाने में भी किया जाता है, जैसे चांदी का. क्लियर? नेक्स्ट है चालकता. अधिकांश धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं. सामान्यतः विद्युत के सुचालक ऊष्मा के जो सुचालक हैं वो होते हैं. ठीक है, विद्युत के सुचालक होने के कारण तांबे और जो एल्युमिनियम का उपयोग है वो विद्युत तारों में किया जाता है. कंप्यूटरों में विद्युत के सूक्ष्म संपर्क बनने के लिए सोने तथा चांदी का उपयोग किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपकी तन्यशीलता. तो धातु होते हैं उनको तन्यशीलता वाले गुण के कारण उनके तारे खींची जा सकती हैं. तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये सब जो हैं अधिकांश धातुओं की तारे
खींची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आघात वर्धनत्या। ठीक है, अब ये क्या है, हथौड़े से पीटने पर जो आपकी धातुएं हैं उनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उनके इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोने चांदी जैसी अधिकांश धातुएं सबसे अधिक आपकी आघात वर्धनीय होती हैं। एल्युमिनियम के वर्ग का उपयोग जो है सिगरेट, दवाइयों, भोजन तथा चॉकलेट आदि की पैकिंग में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका रंग कैसा है। तो सामान्यतः जो धातुएं हैं वो सलेटी रंग की होती हैं, परंतु सोना पीला, ताला, आपका तांबा है वो लाल भूरे तथा लोहा जो है ओके चांदी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये आपकी सफेद रंग की होती है। क्लियर। और लास्ट है ध्वनि उत्पादकता। ओके, तो सामान्यतः रूप से धातुएं जो है वो ध्वनि उत्पादक होती हैं, अतः इनका जो उपयोग है वो घंटियां बनाने में किया जाता है। गिटार एवं सितार जैसी जो ध्वनि यंत्र बनाने के लिए धातुओं के तारों का ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट धातुओं की उपस्थिति। तो अधिकांश धातुएं जो है यौगिक बनती हैं। ठीक है, तथा वे जो है पृथ्वी पर शुद्ध अथवा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। केवल कुछ धातुएं ही मुक्त रूप से उपलब्ध हो पाती हैं। वे सामान्यतः क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट जैसी यौगिकों के रूप में ही पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपटलीय में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक मिले रहते हैं क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लगभग सभी चट्टानों में जो खनिज होते हैं, जिन खनिजों में से धातु को लाभदायक रूप से व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सके, उन्हें अयस्क आप कहते हैं। ठीक है, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक खनिज में जो उपस्थित धातु है इनकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होती कि उसमें से सरल प्रक्रिया द्वारा धातु को व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सके। ओके, अभी आपकी कुछ धातुएं हैं। ठीक है, जैसे आपकी सोडियम प्लस क्लोराइड, तो आपका रॉक सॉल्ट बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम और कार्बोनेट के साथ आपका डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लोहा मतलब आपका Fe सल्फाइड, और ऑक्साइड के साथ क्या है, तो Fe के साथ आयरन आपका पाइराइड बनता है। ठीक है, और लोहा अगर ऑक्साइड के साथ होगा मतलब यहाँ पे सल्फर आयरन पाइराइड बनेगा। ठीक है, और फिर आपका आता है कॉपर मतलब Cu, तो कॉपर के साथ क्या होगा आपका सल्फाइड के साथ, तो आपका Cu2S बनेगा मतलब चैल्कोसाइड बनेगा, और अगर कार्बोनेट के साथ होता है तो मेलाकाइड बनेगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील नहीं होती ओके तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उनके अयस्कों में मिट्टी, रेत तथा चट्टानों के कण अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, आपका प्लेटिनम आदि ये सब होते हैं। हीरा जो है एक धातु है जो सभी ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। सोडियम धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आयोडीन नमक जो है वो अधातु का घनत्व कई धातुओं से भी अधिक होता है। ओके, अब आपकी नेक्स्ट है उपधातुएं। तो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातुएं एवं अधातुएं दोनों के कुछ मिश्रित गुण होते हैं, और ऐसे तत्व जो है वो अपधातु कहलाते हैं। बोरान है, आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, जर्मोनियम है, ये सभी तत्व जो हैं वो अपधातुएं हैं। सामान्यतः उपधातुओं के परमाणु के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अपवाद स्वरूप कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है, परंतु फिर भी वे क्या कहलाते हैं, अपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है धातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब इनकी होती है, तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स धातु ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम को अगर हम एक बंद कमरे में सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो देखिए यह सोडियम मतलब Na प्लस O2 जो ऑक्सीजन है दैट गिव्स Na2O3 मतलब सोडियम काइसाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दे दिया है दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो MgO। क्लियर। नेक्स्ट है जब ये जल के साथ पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो दैट मीन्स के अधिकतर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे धातु प्लस जल दैट गिव्स या तो धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगी, ठीक है, या फिर आपका ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ठंडे पानी के साथ ही
तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन बनाता है। तो सोडियम मतलब Na+H2 हो, दैट गिव्स NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, अणु अल्मों के साथ अभिक्रिया। तो प्राय सभी धातुएं जो है वो अणु अल्मों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातु प्लस अम्ल दैट गिव्स लवण और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका Zn मतलब जिंक है प्लस HCl, ओके, HCl के साथ रिएक्ट किया दैट गिव्स ZnCl2। ठीक है, मतलब क्या मिला, जिंक क्लोराइड मिला और हमारी जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो अपनी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी अथवा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये यौगिक बनने की प्रवृत्ति है, मतलब Al है, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, नाइट्रोजन है, ठीक है, निकल है, टिन है, Pb है। ठीक है, ये न्यूनतम क्रियाशील होते हैं, वो अधिकतम क्रियाशील। न्यूनतम में क्या होता है आपका हाइड्रोजन, कॉपर है, Ag आपका सिल्वर है, सोना है Au, Pt प्लेटिनियम है। ठीक है, और जिनकी ज्यादा क्रियाशीलता होता है वो पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो कुछ अधिक सक्रिय तत्व कम जो है सक्रिय तत्व के को उसके लवण विलयन से विस्थापित करके निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। सबसे पहले धातु प्लस धातु सल्फेट दैट गिव्स नया धातु सल्फेट और धातु बाहर हो जाता है। मतलब Fe जब CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो ये आपका नया प्रोडक्ट बनता है वो FeSO4 बनता है और कॉपर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये आपका ब्लू होता है और हमें जो मिलता है वो ग्रीन मिलता है। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है दैट गिव्स MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है और कॉपर बाहर रिलीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है जिंक। जब जिंक आपका CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है दैट इट गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट मिलता है और Cu हमारा बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कोई धातु सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे स्थित अन्य धातु को विस्थापित कर सकती है परंतु अपने से ऊपर स्थित तत्व को विस्थापित नहीं कर सकती। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है धातुओं का वर्गीकरण। अब हम उन्हें वर्गीकरण कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। तो जो धातुएं वो प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित की जाती हैं। पहला लौह धातु। ठीक है, लौह धातुओं के अंतर्गत लोहा, इस्पात आदि ये सब आते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी अलोह धातु। अलोह धातु जो है इनको निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है भारी धातुएं, इनके अंतर्गत में लेड, Pb, पारा Hg, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, सोना Au और प्लेटिनम Pt आते हैं। ठीक है, हल्की धातुओं जो है वो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है। ठीक है, रक्षक धातु क्या है आपका क्रोमियम, Cr, निकिल, ठीक है, Zn, फिर आपका Sn टिन है। ओके, नेक्स्ट है उत्कर्ष धातु। तो उत्कर्ष धातु में सोना Au, Ag, चांदी, प्लेटिनम Pt ये सब धातुएं आती हैं। ठीक है, दुर्लभ धातु में Si, Be और Sr धातु आती हैं। ठीक है, रीडो योधर्मी धातुओं में Ra, U और Th धातुएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोने की शुद्धता का प्रदर्शन। अब कैसे पता हमें कि जो सोना है वो बहुत ही शुद्ध है। तो सोना चूंकि एक अभिक्रिया धातु है इसलिए इसकी जो चमक है वो समाप्त नहीं होती और यह आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोना जो है वो शुद्ध सोना जो है नर्म होता है। इसे थोड़ा कठोर बनाने के लिए इसमें कॉपर, सिल्वर तथा पीतल जैसे धातुएं आवश्यक अनुपात में मिलाई जाती हैं। ठीक है, सोने की यह मिश्र धातु आभूषण तथा अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है परंतु सोने के अन्य धातु मिलाने पर इसकी जो शुद्धता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, सोने की शुद्धता को कैरेट इकाई में मापा जाता है। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। 22 कैरेट सोने में 92% मतलब 92% शुद्ध सोना होता है और 8 इसमें अशुद्धियां होती हैं। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध होता है और 22% इसमें अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो जो आपका सोना बिल्कुल शुद्ध है वो क्या होगा, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होगा। नेक्स्ट आता है धातुएं एवं अधातुओं की उपयोगिता। ठीक है,
तो जो मनुष्य है वो लगभग 6000 वर्ष पूर्व धातुओं का उपयोग करना तथा बाद में उनको प्राप्त करना प्रारंभ किया था। संभवतः मानव जो है वो संवाद के विकास में धातुओं का उपयोग करने तथा उनके अन्य उपयोग ढूंढना मील का पत्थर रहे हैं। ठीक है, इसके जो है बिना सभ्यता की जो बात करना भी बेमानी सी लगती है। ठीक है, कुछ आपका प्रचलित धातुओं के उपयोग जो है संक्षेप में है, जैसे वाहनों, वायुयान है, रेलगाड़ी, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरण है आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं जो प्रयुक्त होती हैं। लोहे का उपयोग भारी उपकरणों और सीमेंटों के साथ मिलाकर अत्यधिक मजबूत कंक्रीट के रूप में भवनों के निर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग घरेलू वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हवाई जहाज को बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सेकंड आते हैं धातुएं बर्तन और आपके बॉयल बनाने के लिए भी की जाती है। ठीक है, इस कार्य के लिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का उपयोग जो है वो आपका बहुतायत में से किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण तथा तार बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर और जो सोलर आपके सेल हैं उसमें सूक्ष्म विद्युत संपर्क के लिए सोने और चांदी का उपयोग करते हैं। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सोने, चांदी व एल्युमिनियम की पतली चादरें बनाई जाती हैं। इसकी जो बनी आपकी महीन परत है, मतलब पिन्नियों में खाने की अनेक वस्तुएं, मिठाइयाँ, औषधियाँ, चॉकलेट आदि की सुरक्षित पैकिंग भी की जाती है। ठीक है, और लास्ट है धातुओं के समान ही अधातुएं भी यौगिकों के रूप में उपयुक्त होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब धातुएं। ठीक है, ऑक्सीजन पौधों और मनुष्य रहित सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में पौधों का पोषण पदार्थ करती हैं। क्लोरीन में कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, अतः इसका जो जल के शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनका संक्षारण। ओके, तो धातुओं के परत दर परत पक्ष होने की जो क्रिया है उसको संक्षारण कहते हैं। ठीक है, धातुओं के ऊपरी परत वायु में उपस्थित जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों के साथ क्रिया करती है, जिससे उनके जो ऊपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट की परत जो है चढ़ जाती है और इससे धातुओं का धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे के बर्तन पर हरी परत चढ़ना एवं जो आपका एल्युमिनियम के बर्तनों का सलेटी पड़ जाना आदि संक्षारण के सामान्य ही उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण जो है वो प्रतिरोधी वस्तुएं, ओके, तो अक्रिय होने के कारण जो सोने का आपका संक्षारण नहीं होता। वायु, जल और जो अम्ल है ये सब सोने पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए सोने के आभूषण जो है वो वर्षों तक अपनी चमक जो है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, आपका टाइटेनियम के पाइप तथा आपका बायरल है बिना क्षय के काम करेंगे। यह एक भविष्य में उपयोग में लाई जाने वाली धातु है तथा भारत में इसके पर्याप्त जो है वो भंडार विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संक्षारण की रोकथाम के उपाय। अब इनकी रोकथाम के क्या उपाय है, तो सबसे पहला है आपका पेंट करना। ओके, तो धातुओं की सतह का जो सतह होती है उसका पेंट करना, मतलब रोगीन से ढक देना संक्षारण रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। पेंट करने से लोहे से निर्मित वस्तुओं का जंग जो है वो उसका संक्षारण होने की संभावना नहीं रहती। जब पेंट करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। फिर एक ग्रीस लगाना, तेल या ग्रीस की परत की धातु का वायु और जो नमी से संपर्क है वो समाप्त कर उसके संरक्षण को रोकती है। नेक्स्ट है आपका विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन द्वारा लोहे व स्टील पर टीन या आपकी क्रोमियम धातु की परत चढ़ाकर इसको संक्षारण मुक्त किया जाता है, क्योंकि टीन या फिर आपका क्रोमियम जो है वो स्वयं संक्षारित नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यशद लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए एक अन्य विधि आपका यशद लेपन है। इसमें धातु की जो लोहा है उसकी वस्तु को साफ करके उसे द्रवित जिंक में डुबाया जाता है। वस्तु को बाहर निकालने पर जो उस जिंक की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एनोडीकरण। तो यह जो है विद्युत लेपन की वह प्रक्रिया है जिनमें गंधक के अम्ल को विद्युत अपघटक के रूप में तथा एल्युमिनियम की वस्तु को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है हमारी मिश्र धातु बनाकर। तो कुछ धातुओं को जब अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है तो वे संक्षारण की
प्रतिरोधी हो जाती हैं। ठीक है, लोहे को क्रोमियम तथा निकेल के साथ मिश्रित करते हैं। ठीक है, इन करने पर बना जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो आपका संक्षारण का प्रतिरोधी हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य। अब इनके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिलकर बनाया गया समान जो है मिश्रण वो मिश्र धातु कहलाता है। यह धातुओं की कठोरता को बढ़ाता है। ओके, धातुओं को वायुमंडल तथा रसायनों के कारण होने वाले जो आपका संक्षारण के प्रतिरोधी बनने के लिए जो मिश्र धातु हैं वो बनाई जाती हैं, और धातुओं के गुणों में जो परिवर्तन है वो लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। ठीक है, धातुएं पृथ्वी के भीतरी भाग से निकलती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं और उन पर पॉलिश की जाती है। धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक आप कहते हैं। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बेसिक ऑक्साइड आप बनाती हैं। ठीक है, धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। क्लियर। सोना चांदी आपकी प्लेटिनियम उत्कर्ष धातु है जो वायु जल और अम्लों से प्रभावित नहीं होती हैं। धातुएं जो है और अधातुएं जो है वो हमारे जीवन में अनेक उपयोग हैं, और लोहे जैसे धातुओं का संरक्षण आपका संक्षारण होता है। संक्षारण को रोकने के लिए विविध उपाय भी किए जाते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे। क्लियर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।